हेलो, वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का अकाउंट। क्लास 12th के अकाउंट में चैप्टर 7 की थ्योरी हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर 7 में अब हम पढ़ेंगे कि अंशों का निर्गमन किस तरीके से किया जाता है, कितनी विधि से अंशों का निर्गमन कंपनी के द्वारा किया जा सकता है। किसी भी कंपनी द्वारा अपने अंशों का निर्गमन 3 तरीके से किया जा सकता है। नंबर 1, नकदी में अंशों के निजी विक्रय द्वारा। नंबर 2, नकदी में अंशों का सार्वजनिक निर्गमन। और नंबर 3, नकदी के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिफल के बदले में अंशों का निर्गमन। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। नकदी में अंशों का निजी विक्रय। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 42 के अनुसार कोई भी कंपनी विशेष प्रस्ताव पारित करके निजी रूप से भी अंशों का विक्रय कर सकती है। कभी कभी एक सार्वजनिक कंपनी के प्रवर्तक को अपने निजी साधन और संपर्कों से पूंजी प्राप्त करने का अधिकार होता है। ऐसी दशा में कंपनी जनता को अपने अंश खरीदने के लिए निमंत्रण नहीं देती है, मतलब प्रविवरण जारी नहीं करती है, बल्कि अपने अंशों को निजी रूप से प्रवर्तकों, उसके जो मित्र हैं, उसके सगे संबंधी हैं या उसका और भी कोई ग्रुप है, तो उसमें कंपनी के अंशधारी, सामूहिक कोष या जो अप्रवासी भारतीय, नॉन रेसिडेंट इंडियन जिनको कहा जाता है, को वो अपने अंश विक्रय कर सकती है। या जैसे जीवन बीमा कंपनी है उसको कर सकती है, या वित्तीय संस्थाएं जैसे भारतीय यूनिट ट्रस्ट है और भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम है ICICI, इनको ये अपने अंशों का निर्गमन कर सकती है। अर्थात मतलब वो अपने निजी प्रयासों से अंशों को बेच सकती है, उसके लिए उसको प्रविवरण जारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब सर्वसाधारण को अंश खरीदने के लिए निमंत्रण नहीं दिया जाता है तो फिर कंपनी को प्रविवरण निर्गमित करने की आवश्यकता नहीं होती है। प्रविवरण निर्गमन करने की बजाय उसे एक प्रारूप तैयार करना पड़ता है, एक अलग से विवरण तैयार करना पड़ता है, जिसे स्थानापन्न प्रविवरण कहा जाता है। जब कंपनी के द्वारा प्रविवरण नहीं निर्गमित किया जाता तो वो स्थानापन्न प्रविवरण जारी करती है। इस स्थानापन्न प्रविवरण को अंशों तथा ऋण पत्रों के प्रथम आवंटन के कम से कम 3 दिन पहले, मतलब जब अंशों का आवंटन करना हो, आवंटन का मतलब होता है अंश देना या बांटना, तो जब अंशों का आवंटन करना हो उसके 3 दिन पहले इसको रजिस्ट्रार के पास फाइल करना जरूरी होता है। अंशों के निजी विक्रय की दशा में इन अंशों का धारक इन अंशों को आवंटन की तिथि से कम 3 वर्ष तक विक्रय नहीं कर सकता। मतलब जब निजी विक्रय से खरीदे गए अंश किसी ने खरीद रखे हैं तो ऐसे अंशों को वो 3 साल तक किसी अन्य व्यक्ति को बेच नहीं सकता है, जबकि सार्वजनिक निर्गमन की दशा में ऐसा नहीं होता है। इस अवधि को प्रतिबंधित अवधि कहा जाता है। निजी कंपनी की दशा में अधिकतम 200 व्यक्तियों को ही अंशों का विक्रय किया जा सकता है और सार्वजनिक कंपनी की दशा में इसकी कोई लिमिट नहीं है। सेकेंड आ रहा है हमारा अंशों का सार्वजनिक निर्गमन। जब कंपनी के द्वारा अंशों का सार्वजनिक निर्गमन किया जाता है, मतलब जनता में खुला आमंत्रण होता है अंशों को खरीदने का, तो उसका क्या प्रोसीजर है। नंबर 1, प्रविवरण जारी करना। जनता को अंश खरीदने के लिए दिए गए निमंत्रण को प्रविवरण कहा जाता है। जनता को आमंत्रण देने के उद्देश्य से प्रविवरण कंपनी में व्यवसाय की लाभप्रदता और सुदृढ़ता, मतलब इससे में जब प्रविवरण जारी किया जाता है तो इसमें कंपनी से संबंधित सभी चीज़ों का समावेश किया जाता है। कंपनी का नाम क्या है, कंपनी की चुकता पूंजी क्या है, कंपनी की अधिकृत पूंजी क्या है, कितने के अंश वो निर्गमित कर रही है, भविष्य में उसकी क्या योजनाएं हैं कंपनी की, उसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं, मतलब कंपनी के बारे में सारा कुछ वो प्रविवरण में प्रकाशित करती है, ताकि जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है वो उसको पढ़ें, उससे सेटिस्फाइड हों, उससे संतुष्ट हों और फिर वो अंशों को खरीदने के लिए आवेदन दे। इसके बाद भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्वीकृति, कंपनी की अधिकृत निर्गमित पूंजी और प्रस्तावित किए गए अंशों की संख्या, निर्गमन की शर्तें, निर्गमन के खुलने और बंद होने की तिथि, मतलब कब उसका निर्गमन खुलेगा और उसकी लास्ट डेट कब है, ये सारी बातें इसमें दी होती हैं।
यदि कोई कंपनी प्रविवरण जारी नहीं कर पाती है तो उसे स्थानापन्न प्रविवरण जारी करना पड़ता है। तो ये था अंशों का सार्वजनिक तरीके से जारी किया जाना। उसमें कंपनी सबसे पहले प्रविवरण जारी करती है। प्रविवरण में इस कंपनी की अधिकृत पूंजी और निर्गमन से संबंधित समस्त शर्तों का उल्लेख किया जाता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट आप देखिए, आवेदन पत्र प्राप्त करना। कंपनी के द्वारा जो प्रविवरण जारी किया जाता है उसको पढ़ने के बाद जनता एक निर्धारित फॉर्म पर आवेदन पत्र को आवेदन की राशि के साथ भेजना शुरू कर देती है। प्रतिअंश आवेदन की राशि प्रविवरण में लिखी होती है, लेकिन यह अंश के निर्गमन के 25% से कम नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अंश की कीमत है 100 रुपये, तो 100 का 25% से कम ये राशि नहीं होनी चाहिए। मतलब 25% तो होनी ही चाहिए। 100 का 25% मतलब 25 रुपये कंपनी चाहे तो आवेदन पर मांगा सकती है। आवेदन पर प्राप्त राशि एक अनुसूचित बैंक में जमा करना अनिवार्य होता है। अधिकृत अनुसूचित बैंक का नाम प्रविवरण में लिखा रहता है। कंपनी द्वारा जब प्रविवरण जारी किया जाता है तो उसमें लिख दिया जाता है कि आपको किस बैंक के माध्यम से जो अंश है उसकी राशि का भुगतान करना है। तो इसके बाद आवेदन पत्र कंपनी को प्राप्त होते हैं। थर्ड नंबर पे अंशों का आवंटन करना। आवेदन करने के लिए निर्धारित की गई अंतिम तिथि के बाद बैंक सभी आवेदन पत्रों को कंपनी के पास भेज देता है। जितने भी एप्लीकेशंस आते हैं बैंक के पास वो सब इकट्ठे करके बैंक के द्वारा कंपनी के पास भेज दिए जाते हैं। अंशों का आवंटन संचालकों द्वारा संचालकों की सभा में किया जाता है। निजी कंपनी पर आवंटन से संबंधित कोई प्रतिबंध नहीं है, पर सार्वजनिक कंपनी को अंशों के आवंटन से पहले न्यूनतम अभिदान की राशि प्राप्त करना जरूरी है। न्यूनतम अभिदान मतलब जितना उसको अपने व्यापार को चलाने के लिए, अपने व्यवसाय को चलाने के लिए जरूरी है, उतना उसको आवेदन आना चाहिए। तो ये था थर्ड वाला पॉइंट हमारा, अंशों का आवंटन करना। अंशों का आवंटन करना मतलब अंश बांटना या देना। इसके बाद आवंटन राशि देय होना एवं प्राप्त होना। कंपनी द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार अंशों पर देय आवंटन राशि की मांग की जाती है। कंपनी को आवंटन पर समायोजन की राशि एवं भुगतान न करने वाले अंशधारियों की राशि छोड़कर शेष अंशधारियों से आवंटन की राशि प्राप्त हो जाती है। इसके बाद कंपनी जो आवंटन की राशि उसको देय करती है और देय करने के बाद उसको प्राप्त करती है। याचनाएं करना। आवेदन तथा आवंटन पर चुकाई गई राशि की याचना नहीं कहा जाता है, लेकिन उसके बाद जब भी कंपनी के द्वारा राशि मांगी जाती है तो उसे याचना कहा जाता है। मतलब आवेदन की जो राशि है वो और आवंटन की राशि है वो मिलने के बाद कंपनी के द्वारा जितनी भी राशि मांगी जाती है वो याचनाओं की श्रेणी में आती है। अगर उसमें भी कंपनी चाहे तो उसको किश्तों में मांग सकती है। जब फर्स्ट टाइम कंपनी डिमांड करेगी तो वो प्रथम याचना कहलाएगी, और फिर कुछ राशि बचती है तो वो कंपनी उसको सेकेंड टाइम में डिमांड करेगी तो वो द्वितीय याचना, सेकेंड कॉल कहलाएगी। यदि आवेदन एवं आवंटन के समय पूरी राशि नहीं मंगाई जाती है तो संचालक शेष राशि को एक या अधिक किश्तों में मांग सकते हैं। इसे याचनाएं कहते हैं। एक से अधिक किश्त होने पर इनको प्राय क्रमशः प्रथम याचना, द्वितीय याचना, और ये कंपनी की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो तृतीय याचना भी करना चाहती है या नहीं। अंतिम किश्त को अंतिम याचना, फाइनल कॉल कहा जाता है। यदि द्वितीय किश्त अंतिम है तो ऐसे में उसे द्वितीय और अंतिम किश्त कहा जाएगा, मतलब सेकेंड एंड फाइनल कॉल। और फर्स्ट कॉल पे ही पूरा मांग लिया है कंपनी ने तो हम उसको कहेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इसके बाद देखिए थर्ड नंबर पे, नकदी के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिफल के बदले। नकदी के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिफल के बदले भी अंशों का निर्गमन किया जा सकता है। कि जैसे मान लीजिए कंपनी ने प्रवर्तकों को उनकी सेवाओं के बदले में अंशों का निर्गमन कर दिया। प्रवर्तकों को अंशों का निर्गमन, प्रवर्तक जो कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं, जो कंपनी की योजना बनाते हैं, एक तरह से डायरेक्टर भी यही होते हैं कंपनी के। तो प्रवर्तकों को कंपनी के निर्माण में उनकी सेवाओं के बदले अंश प्रदान किए जा सकते हैं, जिसके लिए निम्न एंट्री करेंगे। इन कॉर्पोरेशन कॉस्ट आर फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट DR, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मतलब उसमें टू कैश न लिखकर
टू शेयर कैपिटल लिखेंगे, क्यों? क्योंकि कंपनी ने उनको उनकी सेवाओं के बदले में शेयर दिए हैं, इसलिए टू शेयर कैपिटल लिखा जाएगा। नरेशन लिख देंगे हम, शेयर्स इशूड टू प्रमोटर्स। तो ये था नकदी के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिफल के बदले में। नंबर 1, अगर प्रवर्तकों को उनकी सेवाओं के बदले में दिया जाता है अंश, तो फिर आपको क्या एंट्री करना है, ये अभी हमने इसमें पढ़ा। थैंक यू।